ओके, पिछले टॉपिक में मैंने पढ़ लिया था कनकेव मिरर का सारा इमेज का फॉर्मेशन मैंने पढ़ लिया था। अभी मैं पढ़ूंगा कन्वेक्स मिरर का। ओके, फर्स्ट जो इमेज का फॉर्मेशन होगा हम लोग पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ओके, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो सबसे पहले हम एक कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, है ना। ये कन्वेक्स मिरर बन गया। ओके, कन्वेक्स मिरर बन गया। इसका जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो प्रिंसिपल फोकस इधर होगा, है ना, यहाँ पे फोकस होगा। यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं। ओके, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, है ना। और जो ये मिरर है ना, मिरर है तो जो जब इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो पहला रे हम मान लेते हैं कि ये पैरेलल गया, थोड़ी देर डॉटेड लाइन से शो करते हैं ताकि वो जो है डॉटेड लाइन से शो करेंगे ताकि वो बहुत दूर से आ रहा है ऐसा दिखेगा वहाँ पे। ओके, और थोड़ा देर पैरेलल लाइन ले रहे हैं, है ना, तो ये आया इन्फिनिटी से इस टाइप का रे आ रहा है। ओके, तो हम लोग क्या जानते हैं कि फर्स्ट रे जो जाता है यानी कि जो भी पैरेलल लाइन होता है वो प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करता है। ओके, तो प्रिंसिपल फोकस इसका यहाँ है, यानी कि यहाँ से ये ऐसे करके डॉटेड लाइन मिला देते हैं और ये रिटर्न जाएगा। ओके, मीन्स यहाँ से ऐसे गया और यहाँ से रिटर्न जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन को जब हम बैक लाइन से मिलाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा। तो डॉटेड लाइन से पहला मिला देना ताकि जो लाइन बना सके वो सीधा सीधा बना सके। इस टाइप से ये रिफ्लेक्ट हो गया, है ना, और ये जाके प्रिंसिपल फोकस पे मीट किया दोनों लाइन। ओके, तो इस टाइप से इमेज बनेगा। और जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज होगा बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है, रियल बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बना है, एंड हाईली डिमिस्ड बन रहा है। ओके, तो इस टाइप से हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी यदि रहेगा तो मान लेंगे ए भी एक ऑब्जेक्ट है ना, ए भी एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, और इस टाइप से इमेज बनेगा। स्केल से अच्छे से बनाना है ना, मीन्स यहाँ पे मीट करेगा, पहले ये जो लाइन पैरेलल जाएगा फिर ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और उसको यदि डॉटेड लाइन से पीछे मिलाएंगे तो वो प्रिंसिपल फोकस पे मिलेगा। ओके, तो इस टाइप से इमेज बना लेना है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म कैसा होगा? एट एफ बनेगा, फोकस पे बनेगा, वर्चुअल बनेगा, डायरेक्ट बनेगा, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और हाईली डिमिस्ड बनेगा। ओके, ये हो गया जब हम इन्फिनिटी पे रखेंगे। और जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है ना, यानी कि बिटवीन इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, जब वो पोल और इन्फिनिटी के बीच रहेगा तो कैसा बनेगा? ओके, तो सेम से हम सबसे पहले फिर से कन्वेक्स मिरर बनाएंगे। कन्वेक्स मिरर बना लिए और फिर से एक प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, यहाँ एफ लेंगे, यहाँ पे सी लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि यदि वो इन्फिनिटी और पोल के बीच रहे, यदि कोई ऑब्जेक्ट पी पोल के बीच रहे और इन्फिनिटी मतलब उन दोनों के बीच कहीं पे भी रहे, तो पहला जो रे जाएगा वो पैरेलल जाएगा, है ना, हमेशा हम लोग लेते हैं पैरेलल जो जाता है, और सेकेंड रे जो जाता है वो प्रिंसिपल फोकस से जाएगा, है ना, प्रिंसिपल फोकस से गया, है ना। और इस नेक्स्ट लाइन यहाँ पे जो जाएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, तो हम ऐसे लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक हम लोग सेम डॉटेड लाएंगे, और यहाँ से हम लोग डॉटेड लाइन से पीछे मिलाएंगे, यानी कि ये इमेज यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे ये ए डैश बी डैश यहाँ पे इमेज बन रहा है। ओके, तो इस टाइप से हम लोग पहले एक मिरर बनाना है, कन्वेक्स मिरर। पहला रे पैरेलल लेना है, फिर उसको इधर से क्रॉस करवा देना और देना है कि प्रिंसिपल फोकस से मिलना चाहिए, क्योंकि जब भी मिरर पे कोई रे जाता है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। फिर ए से जब यहाँ पे वो नेक्स्ट रे जो जाएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेगा, तो पीछे साइड में डॉटेड लाइन से मिलाना है और इधर स्ट्रेट लाइन से मिलाना है। ओके, और यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे आपस में मीट कर रहा है तो यहाँ पे लाइन दे देना है, ए डैश बी डैश लिख देना है, यानी इमेज जो बन रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? इमेज जो बन रहा है वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बिटवीन पी एंड एफ बनेगा, है ना। कहाँ बनेगा? बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर, है ना, पी और एफ के बीच बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, ये है इमेज फॉर्मेशन ऑन अ कन्वेक्स मिरर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मिरर में साइन बन कन्वेंशन क्या होता है। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। ओके, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन। सारा जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे वो पोल से मेजर करेंगे।
डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव, है ना, यानी कि लाइट ऐसे जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, तो इसको हम लोग राइट साइड ही लेंगे, तो हम लोग इमेज का जो लेंथ लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, यानी लाइट इधर जा रहा है और हम डायरेक्शन इधर मेजर कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, एक्सिस के ऊपर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, एंड प्रिंसिपल डिस्टेंस मेजर्ड इन डाउनवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। मीन सिंपल, यहाँ पे यदि मिरर के पीछे यदि कोई डिस्टेंस है उसको इधर मेजर कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पी से लेकर के सारा डिस्टेंस हम लोग पी से ही मेजर करते हैं, यानी पी से ही इधर जाना है, पी से ही इधर जाना है। यहाँ से लेकर के मान लो यहाँ इमेज यहाँ बना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दूरी होगा वो मेजर कर लेना है। और चूँकि सारा डिस्टेंस पी से मेजर करते हैं, तो यदि पी के यदि राइट साइड में बन रहा है तो जो भी राइट साइड में इमेज बनेगा, जो भी उसका लेंथ जो होगा उसको पॉजिटिव में लिखेंगे। और पी से यदि लेफ्ट साइड में इमेज बन रहा है और उसका यदि कुछ भी लेंथ होगा तो उसको नेगेटिव में लिखेंगे। एक्सिस के ऊपर यदि बन रहा है तो वो पॉजिटिव में लिखेंगे, और एक्सिस के नीचे जो बन रहा है उसको नेगेटिव में लिखेंगे। ओके, तो फिर से बता देते हैं, पी से मेजर करते हैं, पी के राइट साइड में लिखेंगे, जो भी डिस्टेंस होगा पॉजिटिव में, पी के लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो नेगेटिव में, एक्सिस के ऊपर लिखेंगे तो पॉजिटिव में, एक्सिस के नीचे लिखेंगे तो नेगेटिव में। ओके, ये हो गया साइन कन्वेंशन। ओके, अब हम लोग देखते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है? अ फॉर्मूला विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नॉन एज द मिरर फॉर्मूला। यानी कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, इमेज का डिस्टेंस होगा और जो प्रिंसिपल फोकल लेंथ होगा, उन सब का एक रिलेशन होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मिरर फॉर्मूला। ओके, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। ओके, 1/f = 1/v + 1/u। इसमें से यदि f और v दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। u मीन्स ऑब्जेक्ट हो जाता है, f मीन्स फोकल लेंथ, u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मीन्स इमेज डिस्टेंस। यदि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ, फोकल लेंथ दिया हुआ तो इमेज का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यदि इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ और फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। यानी कि 3 में से कोई 2 थिंग्स दिया हुआ तो 1 थिंग मिसिंग हो तो हम निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद है लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर, है ना। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is or the ratio of the image distance to the object distance with a minus sign is known as linear magnification. Okay, मैग्निफिकेशन क्या है? m = h2/h1, जहाँ पे h2 क्या है? हाइट ऑफ इमेज, और h1 क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m बराबर होता है -v/u, v बराबर इमेज डिस्टेंस, u बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो m का फॉर्मूला होता है h2/h1, m = होता है -v/u। इसको कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन से पता चलता है कि इमेज बड़ा बना या छोटा बना। मैग्निफिकेशन निकालते हैं, जब हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो इससे पता चलेगा कि इमेज बड़ा बना या इमेज छोटा बना। ओके, इस फार्मूला से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और निकालेंगे। यदि m का वैल्यू पॉजिटिव आया, मिरर में यदि m का वैल्यू पॉजिटिव आया तो हम कहेंगे कि वो ऊपर बना, है ना, एक्सिस के ऊपर बना। m का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो हम कहेंगे कि एक्सिस के नीचे बना। ओके, और m का वैल्यू यदि 1 से ज़्यादा आ रहा है मतलब वो बड़ा बना, और m का वैल्यू यदि 1 से छोटा आ रहा है तो इमेज छोटा बना। m का वैल्यू यदि 1 से ज़्यादा आ रहा है तो कहेंगे कि इमेज बड़ा बना। m का वैल्यू यदि 1 से छोटा आ रहा है तो हम कहेंगे कि इमेज छोटा बना। ओके, उसके बाद है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट, अभी हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। चेंज इन मैंने 2 बार लिख दिया तो एक चेंज इन मैं कैंसिल कर देता हूँ। ओके, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। यानी कि उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होगा? चेंज कर जाएगा, है ना। यानी कि कह सकते हैं कि यदि ये एक मीडियम है, हम ऐसे मीडियम मान लेते हैं, है ना, ये मीडियम है, इसको मान लेते हैं वाटर का मीडियम, और ये है एयर का मीडियम है। यदि कोई रे ऑब्लिकली आ रहा है, ये मिरर नहीं है, तो मिरर नहीं है, ये है कि रिफ्रैक्शन और पड़ा। रिफ्रैक्शन मतलब क्या है कि यदि कोई एक रे मतलब सीधा आ रहा है, यदि वो किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, एयर एक मीडियम है, वाटर एक दूसरा मीडियम है, यदि एयर से वाटर जा रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। यानी वो इसका डायरेक्शन ऐसे सीधा नहीं होगा बल्कि वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, है ना, जिस भी डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि वो अपना डायरेक्शन को क्या करता है? चेंज करता है। ये ऐसे करके सीधा नहीं जा रहा है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे
द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट व्हेन इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर जाए। और द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट जो है ऐसे करके जा रहा है और यहाँ से बेंड कर गया, यहाँ से ऐसे आ रहा है और यहाँ से बेंड कर गया, तो जब बेंडिंग ऑफ लाइट होगा तो उसको भी हम लोग रिफ्रैक्शन कहेंगे। ओके, ये एयर का मीडियम, ये ग्लास का मीडियम है। एयर से यदि ग्लास में आया तो ऐसे आ रहा था, इसको सीधा जाना चाहिए था बट वो सीधा नहीं गया, थोड़ा सा मुड़ गया। और ये जब ऐसे आ रहा था इसको सीधा ऐसे आना चाहिए था बट वो इधर मुड़ गया, है ना। तो कहेंगे कि जब वो बेंड कर जाता है तो उसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। ओके, उसके बाद है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्शन में भी हम लोग वही पढ़ते थे कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल आर कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसमें भी सेम पढ़ेंगे, the angle between incident ray and normal is called angle of incidence, and the angle between refracted ray and normal is called angle of refraction। ओके, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये इंसिडेंट रे है और जहाँ इसका जो बाउंड्री है, जहाँ पे ये एयर का मीडियम है या वाटर का मीडियम है, जिस बाउंड्री पे वो एंटर कर रहा है ना, जिस बाउंड्री से वो क्रॉस किया उस बाउंड्री पे पॉइंट डालेंगे और नॉर्मल डाल देंगे, ऐसे डॉटेड लाइन दे देंगे, और उसी बाउंड्री पे वो बेंड करता है ना, उसी बाउंड्री पे वो बेंड करता है। ठीक है, अब ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कभी भी बराबर नहीं होता है। कब? जब रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर होता है जब रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर नहीं होता है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। उसके बाद काउज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्यों होता है ना, यानी कि वो बेंड क्यों कर जाता है या फिर अपना डायरेक्शन क्यों चेंज कर लेता है। तो काउज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। क्यों होता है? क्योंकि वो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका जो स्पीड है वो चेंज हो जाता है, या तो ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है। यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो उसका जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम हो जाएगा, उसका जो स्पीड है वो या तो कम हो जाएगा या फिर ज़्यादा, यानी कि चेंज हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे वो कारण है। ओके, अब है ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या है? अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयर मीडियम, है ना। ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ना, जिसमें लाइट जो स्पीड जो होता है होता है वो ज़्यादा होता है, उसको कहते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, है ना। यानी जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होता है उसको कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ओके, तो अभी हम लोग पढ़े थे ऑप्टिकली रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम में क्या होगा कि लाइट का स्पीड कम होगा और डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा। उसके बाद कुछ रूल पढ़ लेते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब कोई लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा। ये मान लेते हैं कि एयर है ना, और यहाँ पे ये बाउंड्री है, इसके नीचे वाटर है, इसके नीचे मान लेते हैं कि वाटर है, ये एयर है और इसके नीचे वाटर है। जब भी ये रे जो है ये ऑब्लिकली आ रहा है तो जहाँ पे ये है, ये बाउंड्री है, वहाँ पे हम एक नॉर्मल डाल देंगे, है ना। जहाँ पे एक नॉर्मल, ये नॉर्मल डाल दिए, और ये जो रे आ रहा है वो अपने डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, ऐसे करके सीधा नहीं जाएगा, यानी कि इसका डायरेक्शन जो ऐसा होना चाहिए था लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा, ये मुड़ जा रहा है, नॉर्मल की ओर मुड़ जा रहा है ना। ये क्या हो रहा है? नॉर्मल की ओर मुड़ जा रहा है। तो जब रेयर मीडियम, एयर को हम लोग कहते हैं रेयर मीडियम और वाटर को कहते हैं डेंसर मीडियम, क्योंकि एयर से वाटर का जो स्पीड होता है वाटर में कम होता है। ओके, तो ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो उसका जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो कम हो जाएगा और वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा। व्हेन अ रे लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, है ना, डेंसर मीडियम टू रेयर में इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन जब यही चीज़ उल्टा हो जाएगा, यहाँ हम लोग पढ़े थे कि एयर से वाटर में जा रहा है, वाटर डेंसर मीडियम है, वाटर क्या है? डेंसर मीडियम। ओके, और ये क्या है? रेयर मीडियम,
ये है रेयर मीडियम। यही चीज़ यदि हम इसको उल्टा ले लें, यानी कि वाटर ऊपर ले लें और एयर नीचे ले लें, है ना, यदि ये ऐसा होता है ना, यानी कि लाइट इधर से आ रहा है ना, लाइट यदि वाटर से एयर में जा रहा है ना, लाइट यदि वाटर से एयर में जा रहा है, या तो इसको ऐसे कर लो, है ना, सेम हम रखते हैं, यही रखते हैं, ओके, ऊपर में एयर है नीचे वाटर, तो यहाँ हम रखते हैं एयर और ये बाउंड्री है, यहाँ पे रख रहे हैं वाटर, है ना। तो यदि लाइट इधर से जा रहा हो, यदि ये ऑब्लिकली जा रहा हो और यहाँ पे यदि नॉर्मल डाल देते हैं तो इसका डायरेक्शन ये होना चाहिए था, है ना। बट ये जो होता है, ये जो रे होता है वो नॉर्मल की ओर नहीं मिलता है, मतलब नॉर्मल से दूर चला जाता है, ऐसे करके चला जाता है। ये नॉर्मल से क्या हो गया, दूर हो गया। नॉर्मल यहाँ है, इसको इधर मुड़ना चाहिए था, लेकिन वो इधर नहीं मुड़ा, वो इधर मुड़ गया। कब, जब डेंसर से रेयर में जाएगा, है ना। तो जब डेंसर से रेयर में जाता है तो वो नॉर्मल से दूर चला जाता है, उसको हम लोग कहेंगे, नेक्स्ट कहेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे कमिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट और ऑफ द इमर्जेंट रे ऑफ लाइट, है ना। यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, है ना, जो कि बिटवीन द ओरिजिनल पाथ, जो उसका ओरिजिनल पाथ है ना, वहाँ से लेकर के और जो इमर्जेंट रे कम बाहर आता है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, द एंगल विच द इमर्जेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल आर कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस, और जो उसके साथ एंगल बनाता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। इफ़ द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली इज गोज टू स्ट्रेट, यदि इंसिडेंट रे यदि नॉर्मल होता है, यदि कि ये ऑब्लिकली नहीं आता है, यदि वो सीधा आता है तो वो ऐसे ही क्रॉस कर जाएगा। ओके, वो सीधा ही चला जाएगा, यदि वो सीधा आएगा तो वो सीधा ही चला जाएगा। ओके, तो वही लिखा हुआ, द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली इज गोज टू स्ट्रेट। इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है, अ स्टिक हेल्ड ऑब्लिकली एंड पार्शली इमर्स्ड इन वाटर appears टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस, यानी कि कोई भी यदि वाटर में यदि कोई भी स्टिक रखा गया है तो वो कैसा दिखेगा, बेंट दिखेगा। ओके, यदि मान लेते हैं कि इस टाइप से ग्लास रखा गया है ना, इस टाइप से कोई ग्लास रखा गया और यहाँ पे इसमें पानी भरा हुआ है ऐसे करके, और यहाँ पे यदि हम कोई एक स्टिक रखते हैं ऐसे करके, डुबो के रखते हैं, एक स्टिक ऐसे डुबो करके रखते हैं, तो ये ऐसा नहीं दिखता है ना, वो ये जो स्टिक है वो ऐसा नहीं दिखता है, ये थोड़ा बेंट दिखता है, यानी कि ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है। ये कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ओके, ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है ना, स्टिक जो है थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है, यानी कि ये थोड़ा ऐसा दिखता है, ये मतलब यहाँ से आया और ये ऐसा दिखता है, ये सीधा ऐसा करके नहीं दिखता है, एक्चुअली होता है यहाँ पे, लेकिन मुझे दिखता है थोड़ा ऊपर में, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर appears टू बी रेड, और यदि कोई एक ऑब्जेक्ट है, यदि उसको वाटर में रख देते हैं, फिर से मान लेते हैं कि ग्लास है ना, और यहाँ पे ऐसे करके पानी भरा हुआ है ना, ऐसे पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे यदि कोई एक कॉइन रखा गया है, यानी कि इसके अंदर कुछ भी थिंग्स है, यदि हम इसको देखते हैं, यदि यहाँ से हम इसको देखते हैं, है ना, यदि यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ये होता क्या है कि एक्चुअली होता है यहाँ पे, लेकिन वो दिखता है कि थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है ना। क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें रिफ्रैक्शन होता है। ओके, तो जब भी ये इस टाइप से होता है तो एक्चुअली ये होता है यहाँ पे, लेकिन वो दिखता है यहाँ पे, है ना, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है। ओके, डिटेल्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि क्यों होता है ना। तो ये सब कारण से A lemon kept in water in a glass tumbler appears to be bigger than the actual size when viewed from the side, यानी कि जब भी हम लोग किसी जूस वाले के पास जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि जो लेमन रखा होता है ग्लास में पानी भर करके, उसमें ग्लास में जो लेमन रखा होता है, और उसको साइड से यदि हम देखते हैं तो वो लेमन थोड़ा बड़ा नज़र आता है, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ओके, द स्टार appears टू ट्विंकल ऑन अ क्लियर नाइट, और जो स्टार होता है वो भी क्या होता है, ट्विंकलिंग करता है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो इसकी वजह से भी ये सब चेंजेज होते हैं, है ना, ये रिफ्रैक्शन की वजह से इतने सारे चेंजेज होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लॉ।
लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके थे। उसमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होता था, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें भी अलग लॉ है। ओके, इसमें फर्स्ट वाला लॉ दोनों में सेम है, फर्स्ट में उसमें जो था सेम था। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू टू लॉज, है ना, विच आर नोन एज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो दो लॉ पे डिपेंड करता है ना। फर्स्ट लॉ क्या है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट लॉ है, इसका भी वही फर्स्ट लॉ है, थोड़ा सा चेंजिंग है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, है ना। यानी कि जो होगा, यानी कि ये जो होगा, जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है ना, दो तीनों जो है वो एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है। ये जो इंसिडेंट रे आया और ये जो नॉर्मल आया और ये जो रिफ्रैक्टेड है, ये सभी एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग कहेंगे द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल of incidence, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of media। ओके, यानी कि सेकेंड लॉ कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा, उन दोनों का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ओके, उन दोनों के रेशियो को हम लोग कांस्टेंट करेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसी लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, क्योंकि स्नेल ने इस लॉ को दिया था, है ना, इसलिए उन्होंने अपने ही नाम पे इस लॉ को रख दिया, तो इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ओके, ये हो गया स्नेल्स लॉ। द कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज़ डिनोटेड बाय एन, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, इस कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। तो देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर। ओके, तो इस कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, और इस लॉ को स्नेल ने दिया था, इसलिए इस लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। और सेकंड लॉ मेरा क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यदि निकालेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे वो सेकंड लॉ है। ओके, तो हम लोग यहाँ तक लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तक पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग कल से नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। ओके, तो आज तक यहीं, है ना। और वीडियोज़ को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो, कमेंट करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि वीडियोज़ अब पर डे आते रहेंगे, है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।